हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे और कहें तो आगाज करेंगे एनसीईआरटी का सेशन। और एनसीईआरटी में हम लोग 6 क्लास का भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 8th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे और 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे और 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ये सारे ज्योग्राफी जो है, ये सारे ज्योग्राफी कहे तो हमारा किताब का जो सोर्स है, जो संदर्भ है, कहे तो निचोड़ जो है, हम लोग उसको एक बार कंप्लीट करेंगे। रिवीजन के तौर पे ही हो जाएगा और स्टडी भी दोनों करेंगे साथ ही साथ, है ना। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके बीपीएससी टीचर में होगा इसका। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है बीपीएससी टीचर में इसका फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और पीआरटी का पेपर बनाएंगे, जीएस का पेपर बनाएंगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, तो पता चलेगा कि आपने जो एनसीईआरटी में जो पढ़ा था, इस एनसीईआरटी में जो भी आपने यहाँ से स्टडी किया था, आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो मेरा मकसद है कि कम से कम सारे सब्जेक्ट का जो संदर्भ एक्चुअली क्या है कि बीपीएससी कहता है कि एक बार अपना लेबल बना करके आइए, तो यही एक मौका है और यही एक संदर्भ है एनसीईआरटी जो हमें अपने लेबल को विस्तार करने का, अपने सब्जेक्ट को ग्रोथ देने का काम करेगा। और हमसे या कहें तो एनसीईआरटी के माध्यम से ही और एससीईआरटी के माध्यम से ही हम अपना रिजल्ट वो पक्का करेंगे और 100% करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये 6 क्लास का एनसीईआरटी है और पहला टॉपिक, यदि आपके पास किताब होगा, यदि आपके पास किताब होगा और खरीदे होंगे, तो पहला टॉपिक है ग्लोब अक्षांश और देशांतर। ग्लोब अक्षांश और देशांतर हमेशा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और हम लोग यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी की संदर्भ ही नहीं बल्कि 8-10 किताबों का संदर्भ भी यहाँ पर देखेंगे। यदि ग्लोब अक्षांश और देशांतर से प्रश्न पूछ दिया, चाहे वो प्रश्न का लेवल कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, आप 100% बनाइएगा। गारंटी है इसका कि आप क्लियर करिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग प्रारंभ किया जाए। और हम चाहते हैं, है ना, जब जुड़े हैं आप जुड़े हैं, है ना, तो ज़रूर आप कम से कम लाइक करिए, कमेंट्स करिए, है ना, और अपने साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसको एक बार शेयर करिए, है ना, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। क्योंकि सीटें जो है 1 लाख प्लस होने वाली है, तो आप ज़रूर ये चाहते होंगे कि आपके साथी संगी, चाहे आपके भाई बहन जो भी हो, सारे लोग फाइट करें। तो सहयोगात्मक जो नीतियां हैं, जो रवैया है, हमेशा अपने दिल में और अपने नियम में, है ना, और अपने संस्कार और विचार में बना कर रखना चाहिए। और यही चीज़ हम आपसे चाहते भी हैं, है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करें। हम लोग एनसीईआरटी का, है ना, भूगोल क्लास 6 का हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा होगा ग्लोब अक्षांश और देशांतर। ग्लोब अक्षांश और देशांतर, है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे, प्रत्येक पॉइंट पे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा। अगले क्लास में हम ज़रूर इसको बताने की, समझाने की और जताने की कोशिश करेंगे कि कोई दिक्कत आपको ना हो। क्योंकि बीपीएससी टीचर में प्रत्येक एक प्रश्न पे लड़ाई घमासान होने वाला है ना। तो देखिए कहता है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से, चीजों को समझिएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहता है देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है ना। देशांतरीय क्या है? याम्योत्तर कहा जाता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस बात को, है ना, इस बात को पहले समझिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर को समझेंगे। अक्षांश किसको कहते हैं, देशांतर किसको कहते हैं, है ना। और अक्षांश और देशांतर से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। याम्योत्तर रेखा किसको कहा जाता है ना। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले अगर हम लोग अक्षांश की बात करें तो देखिएगा
यानी कि ये हो गया आपका वेस्ट, पश्चिम हो गया, और ये हो गया आपका पूरब हो गया, है ना। और ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ, मतलब उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एकदम नीचे, जो यहाँ पर साउथ पोल लिखा हुआ है ना, साउथ पोल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर समझिए, यानी कि पश्चिम और पूरब की मिलाने वाली जो रेखा है, जो बिल्कुल बीचे बीच जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और इसी का नाम विषुवत रेखा भी है, और इसी का नाम 0 डिग्री अक्षांश भी है ना। इसी का नाम क्या है, इक्वेटर भी है, और इसी का नाम विषुवत रेखा भी है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है ना। देखिए, इसी भूमध्य रेखा के समानांतर में ये जितना भी रेखा आपको दिख रहा है ना, पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा दिख रहा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, है ना। ये जो पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जैसे में ये जो बीचों बीच जो रेखा हम लोग देख रहे हैं, है ना, थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए, समझते चलिएगा, बहुत आसान है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक साइंस की तरह है ना। ज्योग्राफी से प्रश्न बहुत कम लोगों का गलत होता है। यदि आपका प्रश्न गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने सही तरीका से स्टडी नहीं करा होगा। अगर सही तरीके से स्टडी किया होता तो प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। ज्योग्राफी पढ़ने के पहले हम आपसे, है ना, हम आपसे ये कहेंगे कि एक बार आप अपने रूम में 15 से 20 रुपया में, है ना, मैप का एक पीक देगा, है ना, एक मैप खरीदिए मार्केट से, और जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी स्टडी करते हैं, जहाँ भी आपका कुर्सी टेबल लगा हुआ है, वहाँ एकदम सामने लगाइए, इंडिया का फिजिकल मैप लगाइए, पॉलिटिकल मैप लगाइए, विश्व का भी पॉलिटिकल मैप लगाइए और फिजिकल मैप लगाइए, और बिहार का कहीं अगर मिलता है तो बिहार का कहीं दीवार पे चिपका दीजिए। और इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि सामने लगाइए, है ना, ताकि बार बार आपका जो नज़र है वहाँ पर जाए। यदि प्रश्न इस तरह से पूछ देता है पॉलिटिकल से या फिजिकल से, तो निश्चित तौर पे आपका कहीं ना कहीं दिमाग क्लिक करेगा कि मैंने देखा है। अगर एक बार किसी को देखने के बाद, है ना, दोबारा देखते हैं, चाहे वो बरसों बाद क्यों ना देखे, लेकिन दिमाग आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि मैंने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को देखा जरूर है या मिला जरूर है। वही चीज़ें हैं। तो आप अपने दिमाग को बार बार उस मैप के पास ले जाइए, देखिए, गंदा करिए, फिर देखिए। ज्योग्राफी में अगर पीआरटी में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आराम से 18-19 तक आप बनाइएगा, इसकी गारंटी है। बस चीज़ों को सही तरीके से पढ़ते जाइए। पढ़ने वाले लोगों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा होगा। लगभग कहा जा रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 18 लाख से कहीं ज़्यादा इस बार वैकेंसी में लोग अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, है ना। तो बिहार वालों के लिए भी मुश्किल है, तो बिहार वालों के लिए मुश्किल है, तो बिहार वालों को, है ना, कम से कम सही तरीके में सटीक किताबों के साथ स्टडी करना चाहिए। और इसलिए हम आपको कहते हैं कि कम से कम SCERT और NCERT का एक बार अध्ययन कर ले। SCERT का हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है, और अभी NCERT का, है ना, ये सेशन जो है ये प्रारंभ किया, ताकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में फ़ायदा हो सके, है ना। तो यहाँ पर समझिए चीज़ों को, है ना, यहाँ पर समझिए। जैसे में एक चीज़ और भी यहाँ पर देख लिया जाए, क्यों गड़बड़ हो जाएगा, है ना, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगा, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे में यहाँ पर समझिए चीज़ों को, है ना, ये चीज़ों को समझते चलिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। थोड़ा सा पेन को और मोटा कर लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जब ये वेस्ट पोल से ईस्ट पोल मिलाने वाली जो रेखा है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, समझिएगा एक बार। नए पुराने दोनों के लिए ज़्यादा फायदा होगा, है ना, नए और पुराने जो भी विद्यार्थी हैं उन दोनों के लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, इससे क्या कर रहा है, एकदम बीच से काट रहा है, यानी कि ये ईस्ट पोल है और ये हो जाएगा वेस्ट पोल, है ना, ये हो जाएगा वेस्ट पोल। यानी कि पूरब और पश्चिम मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जो बीचों बीच जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं।
इसका नाम इक्वेटर है और इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, है ना। इतना सारा नाम है, अगर ये नाम में कोई भी नाम आपसे अगर पूछ दे तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है ना, सबसे पहली बात। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है अक्षांश को समझिए, तो अक्षांश को समझिए सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर कहता है, चलिए पेन चेंज कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट और ईस्ट, जो भी ये रेखा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो भी हम लोग ये रेखा देख रहे हैं और ये जो समानांतर रेखा है किसके, भूमध्य रेखा के, इक्वेटर के, विषुवत रेखा के, है ना, 0 डिग्री अक्षांश के, और सेम टू सेम यही यहाँ भी होगा, ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। और ये हो जाता है, ये जो आधा भाग जो 2 भागों में, ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं, ये लाइन 2 भागों में डिवाइड करता है। ये हो जाता है उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। इसीलिए जो आधा गोला दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गोलार्ध, मतलब ये आधा गोलार्ध हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, है ना, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग दक्षिण में जाते हैं तो ये सारा पार्ट को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पूछा गया सवाल है कि बताइए भारत कहाँ और किस, है ना, किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। भारत की स्थिति एक बार सवाल पूछा गया था कि बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा, है ना। अब ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहीं से, यानी कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, जिस रेखा को हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जब हम लोग उत्तर जाएंगे और उत्तर में जब 23.5 डिग्री हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, यही 23.5 डिग्री, इसी 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इसी 23.5 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। याद करते चलिएगा, इसी 23.5 डिग्री को, 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। उसी तरीके से इक्वेटर के समानांतर जब हम लोग दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री, इसी 23.5 डिग्री को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, है ना। बस एक बार रेखा समझिए फिर हम लोग वहाँ पर चलेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और ये साउथ में है या दक्षिण में है 23.5 डिग्री, और ये समानांतर है, इसके समानांतर है। अब देखिए जैसे ही हम लोग नॉर्थ पोल से, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। इसे ही हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना। ग्रीनविच मीन टाइम यहीं से एकदम पार किया हुआ है। और जितना भी हम लोग ये देख रहे हैं ना, क्या, यानी कि नॉर्थ से साउथ मिलाने वाली जो भी रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। मतलब यहाँ से देखिए उत्तरी और दक्षिणी जो पोल है, इसके मिलाने वाली जो भी रेखा हम लोग ये देख रहे हैं, इसी रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। इसीलिए कभी कभी सवाल पूछता है कि बताइए भारत की स्थिति कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर के मध्य में स्थित है ना। इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल एक और इधर आइए, ठीक है, एक बार और अभी समझिए, अभी तो बाकी है, अभी तो हम लोग प्रारंभ ही किए हैं, अभी तो हम लोग शुरुआत ही किए हैं। तो इतना जल्दी घबराइएगा नहीं, है ना, इतना जल्दी नहीं घबराइएगा। ज्योग्राफी में आपसे एक सवाल भी गलत हो जाए तो बोलिए गलत नहीं होगा, है ना, गलत नहीं होगा। बस एक बार किताबों का स्टडी करिएगा जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर एक बार देखिए, है ना, देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए
चलिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है ना। चलिए इसको इधर लाते हैं। चलिए अब इसको एक बार और देखिए, है ना, चीज़ें स्पष्ट नजर आएगी। मैंने आपको कहा था, है ना, कि यहाँ पर देखिए वेस्ट पोल और ये हो जाएगा ईस्ट पोल, जो बिल्कुल रेड दिख रहा है ना। ये जो रेड दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी को हम लोग इक्वेटर रेखा, इक्वेटर भी कहते हैं, और इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इसी को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी इंगित करते हैं, संबोधित करते हैं। बात समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद देखिए, जैसे ही हम लोग इसके नॉर्थ में, यानी कि ये जो बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा है, इसी के समानांतर एक रेखा जो आप यहाँ पे ब्लू में देख रहे हैं, अभी जो रेड मैंने कर दिया, इसको रेड में जो देख रहे हैं, यही है 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए कहता है कि 23.5 डिग्री और 0 डिग्री अक्षांश के बीच में अगर आपसे पूछे कि कौन सा कटिबंध क्षेत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ का कटिबंध कैसा होगा, उष्ण होगा, गर्म होगा। यहाँ का कटिबंध कैसा होगा, तो यहाँ का कटिबंध जो है ये गर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और जब इसके बीच में सूर्य की किरणें जब बराबर पड़ती है, तो जितना असर गर्मी का इधर होगा उतना ही असर गर्मी का इधर भी होगा। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के और मकर रेखा के मध्य में जो कटिबंध है, उस कटिबंध को भी हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं, है ना। उसी को हम लोग उष्ण कटिबंध करते हैं। जब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी देख लीजिए, ये उष्ण कटिबंध है, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर जो दिख रहा है बिल्कुल गर्म दिख रहा है, एकदम गर्म दिख रहा है टेम्परेचर, है ना। और जैसे ही हम लोग मकर रेखा से जब नीचे 66.5 डिग्री के मध्य में जब आते हैं, 66.5 डिग्री के मध्य में आते हैं, और चीज़ों को एक बार वो भी समझिए, यहाँ पे है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि 66.5 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य में ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र बिल्कुल बर्फ की जो मोटी परत है, मोटी परत से ये जो जमीन है यह ढका हुआ है, बर्फीला जगह है, सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश है ये वाला क्षेत्र जो है। और यही वजह है कि जो बीच का हम क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ की गर्मी, यहाँ की ठंडी और यहाँ की गर्मी दोनों का मिला जुला स्वरूप यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग इस जो हम लोग ये जो पार्ट देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, है ना। समशीतोष्ण कटिबंध मतलब यहाँ गर्मी और ठंडी दोनों का मिला जुला स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिलता है ना, दोनों देखने को मिलता है। तो सेम टू सेम बिल्कुल इस गोलार्ध में भी यही कंडीशन है जो हमने अभी दक्षिणी गोलार्ध में पढ़ा, है ना। सेम टू सेम यही कंडीशन है, जो कंडीशन हमको दक्षिण में जो दिख रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में जो दिख रहा है, यही कंडीशन सेम टू सेम कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के जब हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ जाते हैं, तो यहाँ पर जो ये रेखा देख रहे हैं, यह रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कई बार सवाल आपसे पूछा हुआ है कि भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, जब वहाँ पे, है ना, एनसीईआरटी के निचोड़ में जब हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, सारा चीज़ें करते चलेंगे। कोई भी प्रश्न आपसे यदि पूछे, क्योंकि आप देखिएगा पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, री एग्जाम भी हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न सारे के सारे प्रश्न वहाँ पे मिलेंगे। इसलिए एक बार मन लगा करके पढ़िए, दिल लगा करके पढ़िए, ध्यान लगा करके पढ़िए, रिजल्ट होना है। रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। अगर 10 से 12 घंटा आप स्टडी करते हैं तो कोई नहीं रोकेगा। अभी देखिए हम लोग
अभी रात को 2 बज रहा होगा, रात को 2 बजे रात में जब हम आपके लिए, है ना, पढ़ा सकते हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आपको तो रिजल्ट चाहिए, आपको तो नींद ही नहीं आता होगा, आपको तो बड़ी जोर शोर से, है ना, जोर शोर से पढ़ाई करना चाहिए, पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करना चाहिए, कहीं दिमाग इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाना चाहिए, कोई झंझट नहीं पालना चाहिए, सिर्फ आपकी आंखों के सामने और आपके सपनों में सिर्फ एक ही चीज़ दिखना चाहिए, भाई हमको टीचर का एगो जॉब चाहिए, एक ही सीट चाहिए और एक सीट के लिए हमको जो करना है ना, वो करेंगे ही करेंगे। देखिए कुछ जुनूनी लड़के होते हैं, जैसे में देखिएगा, एक क्या हुआ कि एक गांव का एक लड़का आया, जब हम लोग दिल्ली रहते थे, तो पूछा कि भैया एक बात बताइए, अगर आईएएस बनने के लिए हमें सिर्फ ये बता दीजिए, है ना, ये बता दीजिए कि अगर हम पे पीटी निकालना हो, है ना, प्रारंभिक जो एग्जाम होता है पीटी निकालना हो, तो हमको क्या पढ़ना चाहिए, और सच में पढ़ेंगे तो निकल जाएगा, सिर्फ एक बार बता दीजिए, देखिए हम नहीं निकालेंगे तब कहिएगा। और सच में थोड़ा देर के लिए तो लगा कि पागल तो नहीं है, और सच में हो गया पीटी उसका, है ना। कुछ लोग जो है प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद एकदम दिन रात लगा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान ही इस धरती पे अजूबा काम किया है, आप भी उसी, है ना, उसी जीवन में जी रहे हैं। तो चलिए पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ाई से बिल्कुल ये मत करिए। बड़े माँ बाप कम से कम सपना देख रहे होंगे कि बाल बच्चों का कम से कम जॉब हो जाए, है ना, ये अवसर है, हमेशा अवसर नहीं देता। भारत के अन्य राज्यों में इतनी औकात भी नहीं है कि आपको इतना बड़ा, है ना, बड़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी दे करके, है ना, वहाँ के युवाओं को रोजगार मुक्त कर सके, लेकिन बिहार सरकार तो इतना करती है। तो बिहार सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, इस बात को समझना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, सेम टू सेम। जब हम लोगों ने ये देखा, है ना, तो ये सेम टू सेम कंडीशन आपकी उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो सवाल पूछेगा कि बताइए कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी सवाल आपके क्रम में भी पूछता है, हो सकता है पूछे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए और पूर्व से पश्चिम की ओर बताइए। हम लोग ट्रिक्स की भी बात करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। अब चलिए आगे थोड़ा सा इधर देखते हैं क्या कह रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, तो ये है देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे, है ना, याम्योत्तर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कहता है ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान को कोणात्मक दूरी को, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो ये देशांतर कहते हैं। और किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, मानक समय, तो यही प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। चलिए हम लोग चर्चा ही कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ताकि आप न कहें कि हमने इसको करा ही नहीं था, है ना। चलिए और भी देख लेते हैं क्या है, एक मिनट। है ना, एक मिनट। यहां समझिए, ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक मिनट, चलिए यहाँ पे समझिए। बहुत सारे प्रश्न जो हैं अगर पूछेंगे भी तो आज आपसे गड़बड़ नहीं होगा, है ना। कहता है आम्योत्तर रेखा, अधिकतर सवाल पूछता है कि जैसे में मानते हैं यही है आपका, है ना, इसी को हम लोग जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि यह जीएमटी जो है, जीएमटी किन किन देशों से होकर के गुजरा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं। और यही जो क्षेत्र हम लोग ये देख रहे हैं ना, जिसको ये जो क्षेत्र दिख रहा है, यही है इंग्लैंड।
और ये किस किस देश से होकर के गुजरा है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड बोलते हैं, है ना, फ्रांस बोलते हैं, स्पेन बोलते हैं, माली बोलते हैं, है ना। उसके बाद बुर्किना फासो हो जाएगा, टोगा हो जाएगा, घाना हो जाएगा, और ये जो क्षेत्र है अंटार्कटिका हो जाएगा। ट्रिक्स के माध्यम से याद करिए, गड़बड़ नहीं होगा। चलिए, जीएमटी जो प्रधान याम्योत्तर है ना, प्रधान याम्योत्तर, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। याम्योत्तर किन किन देशों से होकर के गुजरा है, उन देशों का नाम याद रखिए और ट्रिक्स आपको बताते हैं। ट्रिक्स जो हो जाएगा आपका, है ना, ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स याद करिए। इप्साम, EFSAM, इप्साम, बू, टोगा, है ना। अब सोचते होंगे कि क्या ट्रिक्स सर बता दिए, ये कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ई से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इंग्लैंड हो जाएगा, है ना, इंग्लैंड हो जाता है। एफ से क्या होगा, एफ से, तो एफ से हो जाएगा आपका फ्रांस, एफ से आपका फ्रांस हो जाएगा। एस से क्या होगा, तो एस से होगा आपका स्पेन, स्पेन हो जाएगा। ए से क्या होगा, है ना, इफ साम, ए से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अल्जीरिया, यहाँ पे अल्जीरिया हो जाएगा। याद करते चलिएगा, बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, बीपीसी सिविल सर्विस में भी एक बार सवाल पूछा हुआ है, तो ये तो निश्चित ही होगा कि आपसे भी पूछ देगा, है ना। तो क्या होगा, EFSAM। अब यहाँ एम से क्या होगा, है ना, पेन चेंज कर लिया जाए, एम से क्या होगा, तो एम से हो जाएगा माली, माली। फिर यहाँ पे बू पूछता है कि बू से क्या होगा, तो बू से हो जाएगा बुर्किना फासो, बुर्किना फासो हो जाएगा, फासो। और टो से क्या हो जाएगा, टोगा हो जाएगा, है ना। टो से क्या होगा, तो टोगा हो जाएगा, कंट्री का नाम है टोगा। और जी से क्या हो जाएगा, जी से, तो जी से हो जाएगा घाना, घाना हो जाएगा। और ए से क्या होगा, तो ए से देखिए अंटार्कटिका हो जाएगा। ए से क्या है, तो ए यहीं से लिख देते हैं, इसका हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। अब तो याद हो जाएगा ना आपको, अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्रधान याम्योत्तर ट्रिक से याद करिए, इप्साम बू टोगा, इप्साम बू टोगा। ई से हो जाएगा इंग्लैंड, एफ से हो जाएगा फ्रांस, एस से हो जाएगा स्पेन, ए से हो जाएगा अल्जीरिया, एम से हो जाएगा माली, और बू से हो जाएगा बुर्किना फासो, टी ओ से हो जाएगा टोगा, जी से हो जाएगा घाना, और ए से हो जाएगा अंटार्कटिका। यदि इतना याद रहेगा तो जीएमटी के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछा तो आपसे गड़बड़ नहीं होगा, है ना। और यहीं से यानी कि जब भी हम लोग दिल्ली का टाइम बनाते हैं, जैसे अगर यहाँ पर देखें कि अगर दिन में, है ना, चीज़ों को समझिएगा, अगर यहाँ पर जैसे मानते कभी भी हम टाइम मिलाते हैं तो क्या कहाँ से मिलाते हैं, देखते हैं कि अच्छा चलिए इंटरनेशनल हम लोग देखते हैं तो हम लोग इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में देखते हैं कि कितना टाइम हो रहा है और वहाँ से 5.5 घंटा क्या करते हैं आगे कर देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इंग्लैंड से ही निर्धारित होता है यहाँ पर। और यही वजह होता है कि इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड से जब पूरब की तरफ जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो बढ़ेगा। इंग्लैंड से जैसे यहाँ पर जो मैप हम लोग देख रहे थे, है ना, ये जो देख रही है इंग्लैंड, जैसे ही हम इधर पूरब की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। और जैसे ही इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, ये हो जाता है घटेगा, है ना। दिन और दिन का भी यही ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम लोगों ने कहा, लेकिन अगर बात आपके भारत का हो, यदि पूछे सवाल भारत को लेकर के, भारत में, है ना, याम्योत्तर रेखा कितने डिग्री से होकर के गुजरती है, भारत में अक्सर सवाल पूछा गया है। तो यहाँ भी देख लीजिए, भारत में जो याम्योत्तर रेखा है ना, याम्योत्तर रेखा जो है कितने डिग्री से होकर के गुजरी है, तो यह भारत में 82.5 डिग्री हो जाएगा। और ये 82.5 डिग्री जो हम लोग देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में
मिर्जापुर से, है ना, मिर्जापुर मूवी भी आप लोग देखे होंगे मेरे ख्याल से, है ना, मिर्जापुर देखे होंगे, है ना, शायद वेब सीरीज भी उधर है, बहुत ही जबरदस्त है। तो इससे भी आपको याद रहेगा, कम से कम इससे भी याद रहेगा कि 82.5 डिग्री जो है यहीं से गुजरता है, 82.5 डिग्री। और ये भी सवाल हो सकता है आपसे पूछे कि भारत का याम्योत्तर रेखा भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरा है। तो राज्य भी देखिए 5 राज्य हो जाएंगे। सबसे पहला जो राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश, जहां मिर्जापुर हम लोग देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश से होकर के गुजरा है। और तीसरा राज्य है वह छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाता है ना। और चौथा राज्य है, चौथा राज्य हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा हो जाएगा। और आपका जो 5वां राज्य है, 5वां राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यानी कि 5 राज्यों से होकर के आपके भारत का याम्योत्तर रेखा जो है वह गुजरता है ना, वह गुजरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे ही पूछे, ये सवाल हो सकता है आपसे पूछे। और यही वजह है कि देखिएगा 1 सितंबर 1947 को, 1 सितंबर 1947 को यह मानक समय जो है इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ? भारत में। मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को, 1 सितंबर 1947 को इसकी स्थापना, इसका मानक समय का स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट है, मानक समय का स्थापना किया गया था। प्रश्न पूछता है कि भारत में याम्योत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अभी हम लोगों ने कितने राज्यों से देखा? 5 राज्य, 1 2 3 4 5। 5 राज्यों में कौन कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के, है ना, इलाहाबाद से पहले था, धीरे धीरे ये हो जाता है कभी, है ना। तो इलाहाबाद के नैनी, फिर ये क्या हो जाएगा, मिर्जापुर से होकर के क्या है, यह गुजरती है। याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी देख ही लीजिए, है ना, एक चीज़ और भी आप लोग देख ही लीजिए। चलिए, लगता है कि वो इसको देखते हैं क्या है। चलिए यहां पर देख लेते हैं, है ना। चलिए यहां पर देखा जाए क्या कहता है ना। चलिए सॉरी, कहते हैं कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, कहता है कि नीचे दिए गए युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न कर रहा है और पूछता है कि आंसर बताइए, चीजों को समझिए। यहां पर देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा का क्षेत्र जो है शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध है, आप ही बताइए। यहां पर कहता है ना, यहाँ पर चीजों को समझिए। ये हो गया आपका, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा कहते हैं, और ये हो गया आपका कर्क रेखा। ये आपका क्या है? कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और ये है आपका मकर रेखा, मकर रेखा है ना। आप समझ गए? तो कहता है कि कर्क रेखा मकर रेखा के क्षेत्र क्या है? शीत कटिबंध है। क्या ये शीत कटिबंध है? सबसे पहले गलत है, ये तो उष्ण कटिबंध है ना। अभी हम लोग बात की है, ये उष्ण कटिबंध है। तो क्या कहता है? सुमेलित नहीं है, पहला। दूसरा कहता है कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच, कौन सा? ये कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच कहता है यह शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध है? बिल्कुल नहीं है। अब तो समझ में आएगा ना आपको। शीतोष्ण कटिबंध क्या होगा? ये 23.5 डिग्री से लेकर के ये 66.5 डिग्री के मध्य में जो है, दोनों का स्वरूप जो है गर्म और ठंडा दोनों का जो मिश्रण है यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं कि यहाँ पे दिखाई देगा। इसका मतलब ये भी सुमेलित नहीं है। और तीसरा देखिए, कहता है कि दक्षिणी ध्रुव
है ना, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंध है, ये भी नहीं है। मतलब तीनों का तीनों जो है, जो कथन जो है यह सुमेलित नहीं है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और प्रश्न यहां पर देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? तो पहला कथन देखिए, कहता है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे ये हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, और इसी के समानांतर को हम लोग क्या कह रहे हैं, अक्षांश कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही ही है ना, ये क्या है, सही है। उसके बाद देखिए कहते हैं यहाँ पर दूसरा कि सभी अक्षांश रेखाएं का आकार जो है एक समान रहता है, नहीं, सभी का आकार जो है समान नहीं रहता है। जैसे आप देखिएगा तो विषुवत यानी कि रेखा के पास उसका आकार बड़ा है, और जैसे ही ध्रुव की तरफ जाएगा तो आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए कथन पर विचार किया गया तो पता चला कि एक ही जो है ये कथन यही सही है ना। दूसरा देखिए, विषुवत वृत्त के संदर्भ में विचार कीजिए, और यहाँ पर कहता है कि विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त बिल्कुल सही है, यानी कि विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं, यानी कि क्या है, इंगित करता है। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा देखिए, कहता है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या घटता है। बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पे देखिए तीसरा कहता है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते हैं। देशांतर तो हम लोग किसको कहते हैं, तो देशांतर तो ये है, देशांतर ये है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा है, इसी तो हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर तो ये है ना, देशांतर क्या है, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको एकदम दिख रहा होगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम दिख रहा होगा। एक बार थोड़ा सा हम भी, है ना, बिल्कुल दिख रहा है बढ़िया से, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है कि भारत के किस याम्योत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है, तो कितना डिग्री, 82.5 डिग्री। कहाँ, पूरब में, 82.5 डिग्री कहाँ, तो पूरब में। अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा, तो 20 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना, तो 4 मिनट। 4 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1.5 घंटा, है ना। इसके लिए एक अलग से हम लोग क्लास में लेकर के आएंगे समय निकालने का। समय निकालने के लिए अगर आपको सिर्फ अक्षांश के बारे में बता दे तो निश्चित तौर पे आप, है ना, अक्षांश देशांतर के माध्यम से वो टाइम घंटा सब बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कहता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है, तो देखिए आगे कितना है, 5.5 घंटा आगे है। कितना है, 5.5 घंटा आगे है। और यहाँ पर देखिए उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पर है, तो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री। कहाँ पे, तो दक्षिण में। कौन सा, उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ, तो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में है। और उसी तरह से देखिए दक्षिणी ध्रुव जो है वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस स्थिति में, तो 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, और विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित समानांतर वृत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। यही तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और अंटार्कटिका वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, तो अंटार्कटिका वृत्त कहाँ पे है, हम लोगों ने अभी किया था, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। और अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त है, जिसको हम लोग विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। और जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, क्या कहते हैं यहाँ पे, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा, तो मध्य रात्रि हो जाता है। मध्य रात्रि, आधी रात। और विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। और कर्क वृत्त किस गोलार्ध में है, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में,
अभी हम लोगों ने किया है ना कर्क वृत्त। देखिए एक बार इसको समझ जाइएगा, यहीं से सारा सवाल है ना ये पूछा जाएगा, यहीं से आपका सारा जो सवाल है पूछा जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ से जो एक लाइन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर में जितना भी हम लोग जाएंगे इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और यहाँ से इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा पूर्वी, है ना, पूर्वी, और ये हो जाएगा यहाँ से पश्चिमी हो जाएगा, पूरब और पश्चिम, है ना। और यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या हो जाएगा, पूरब का क्षेत्र है, और ये आपका पश्चिम का क्षेत्र हो जाता है, इतना याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना है, 0 डिग्री, और कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। पूछेगा मकर वृत्त किस गोलार्ध में है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। तो असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांत पर यह क्या स्थित है, ये स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कहता है पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांश एवं देशांतर याम्योत्तर का यह जाल हो जाता है ग्रिड। और जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, तो यह दोपहर हो जाएगा, दोपहर। कभी कभी आप देखते हैं कि सूर्य की किरणें सीधे आपके सर पे पड़ती है, कब, तो दोपहर के समय में। तो यहाँ पर देखिए कर्क रेखा किस समानांतर अक्षांश से गुजरती है, तो यह 23.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। जब मकर रेखा की बात करेगा तो 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए कहता है कि पृथ्वी स्वयं अपने धुरी पर किसकी ओर घूर्णन करती है, किसकी ओर घूर्णन करती है, तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। और कई बार यह सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी स्वयं अपने धुरी पर किसकी ओर, किस ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, है ना, याद रखिए पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। बस हो गया। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, 360, देशांतर की कुल संख्या 360 है। और प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना देशांतर हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। और कहता है कि भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। और शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, तो यह ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, चाहे वह उत्तर हो चाहे वह दक्षिण हो। और यही वजह देखिएगा, एक चीज यहाँ पे समझ जाइए, है ना, बाकी क्लास में आपको समझ में आएगा। जैसे ये हो गया आपका सन, ये सन हो जाएगा, और ये हो गया आपका, है ना, विषुवत रेखा, ठीक है। और इसको आप समझिए कि ये है आपका कर्क रेखा और ये है आपका मकर रेखा। जब सूर्य उत्तरायण होगा, क्या, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ पर देखिएगा ये उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है, यहाँ पर 6 महीने का, है ना, दिन होगा, 6 महीने का दिन होगा। और वहीं दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पर देखिएगा तो उसी समय 6 महीने का, यहाँ पर 6 माह का क्या होगा, रात हो जाएगा, है ना। कभी कभी आप महाभारत में देखे होंगे कि कुंभकर्ण 6 महीना तक जगता है और 6 महीना तक सोता है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट भी तो मिला सकते हैं आप। आज जब सूर्य ये दक्षिणायन होगा तो बिल्कुल उल्टा होगा, उल्टा हो जाएगा। सूर्य जैसे ही दक्षिणायन होगा तो यहाँ पर दिन 6 महीने का हो जाएगा, 6 महीने का दिन होगा। और बिल्कुल उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 महीने का रात हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी बहुत पढ़ना बाकी है। चलिए, जब भारत में 5:30 PM बज रहे हो, उस समय लंदन में क्या बज रहा होगा, तो दोपहर का 12 बज रहा होगा। और जब दोपहर का 12 बजेगा तो भारत में उस समय कितना बजेगा, तो कहता है कि याम्योत्तर से 5.5 घंटा आगे दिखाता है हमारा भारत का याम्योत्तर। तो सीधे इसमें 12 में
5 जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 5.5 बजता दिखेगा हमको, है ना। कहते हैं कि शून्य अंश अक्षांश दर्शाती है किसको, विषुवत वृत्त को दर्शाती है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, 1/4। और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, बोलो होरिजोंटो, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। कितना डिग्री अक्षांश पर, तो 20 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कहता है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उसका उष्मा मतलब क्या है, गर्मी प्राप्त होती है, तथा इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। यही तो हम लोग पढ़ रहे थे जो शुरू में हम आपको बताए हैं। और टोंगा गर्त याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि टोंगा गर्त किस, है ना, किस महासागर में है, तो टोंगा जो गर्त है यह प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ी महासागर है ना, सबसे बड़ी महासागर है। उसके बाद दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर है। कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि कौन सा महासागर है जिसका आकार एस तरह का है, एस आकार का, तो ये हो जाएगा आपको अटलांटिक महासागर, ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा अटलांटिक महासागर होगा, है ना। चलिए, तो टोंगा गर्त है, टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर में मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है, कहाँ पर, तो हिंद महासागर में है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर, है ना, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और भारतीय मानक समय आधारित है कितना डिग्री पर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। और भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अब यहाँ पर समझिए, मैंने कहा था कि 5 राज्यों से भारत की याम्योत्तर रेखा गुजरती है। और एक प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, और पता चले कि आपको 5 राज्य याद ही नहीं है, तो 5 राज्य याद नहीं है तो आपका प्रश्न ऐसे भी गलत हो जाएगा। इसीलिए 5 राज्यों को याद करिए, कौन कौन 5 राज्य है ना, कौन कौन 5 राज्य है जहाँ से याम्योत्तर रेखा, है ना, गुजरता है, तो ये जरूरी है। जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, जैसे में क्या हो गया, यूपी हो गया, है ना, एमपी हो गया, सॉरी महाराष्ट्र हम बोल दिए। उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद उड़ीसा देख रहे हैं, उड़ीसा हो जाएगा। और उड़ीसा के बाद कौन हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इन्हीं 5 राज्यों से होकर के भारत का याम्योत्तर रेखा जो है, यह याम्योत्तर रेखा गुजरती है। आप इसको रट ही लीजिए, इसको क्या करिए, रट लीजिए, ताकि अगर प्रश्न पूछे दोबारा तो फिर गड़बड़ न हो जाए आपसे, है ना। चलिए, पृथ्वी पर देशांतर रेखा कितनी डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। प्रश्न कहता है कि विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतर की कुल संख्या कितना है, 179। कुछ चीजें दिमाग में बार बार आना चाहिए। और भूमध्य रेखा के उत्तर में कितना, 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, तो मकर रेखा कहते हैं। हम ऑलरेडी पहले ही आप सभी को बताए थे। इसीलिए अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सबको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना का अंतर होगा, तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। अगला, विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन हो जाएगा, फ्रांस। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन हो जाएगा, तो ये फ्रांस हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि रूस में कितने समय जोन है, तो ये 11 समय जोन हो जाएगा, 11। हमारे भारत में कितना है, 1 ही है, यहाँ पे 11 है। और फ्रांस में सबसे ज़्यादा है,
फ्रांस, है ना, फ्रांस में सबसे ज़्यादा है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह देशांतर कहलाती है। और 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। इसको भी याद रखिए, 4 मिनट का क्या है? समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, है ना, ठीक है, आगे इसको बढ़ा लिया जाए। चलिए यहां पर कहता है 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और यहां पर देखिए प्रत्येक समय क्षेत्र कितना डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरती है? तो 15 डिग्री हो जाएगा। और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? अभी तो बहुत सारा तकनीक आ गया, बहुत सारा यंत्र आ गया, साइंस तो इतना डेवलप है, तकनीक तो इतना डेवलप है, इतना ज़्यादा डेवलप है कि हमारा जो जीवन है ना, मशीनों के इर्द गिर्द घूमता है। आप 1 मिनट भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, लैपटॉप के बगैर नहीं रह सकते। भले रिलेशन 2-4 दिन भी, है ना, इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस मशीन के बगैर आपका जीना मुश्किल हो गया है अभी के समय में। लेकिन एक समय में लोगों को समय देखने के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता था? पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह समय को मापने का सबसे अच्छा साधन था। उपरोक्त क्या है? सभी। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर कितना डिग्री पर स्थित है? तो यह 20 डिग्री दक्षिण हो जाएगा, 20 डिग्री दक्षिण, याद करिएगा, है ना। और उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? इस संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? तो इसी को तो हम लोग देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। और सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी जो अक्षांशीय है लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? चिली, जहां पर सबसे ज्यादा और सर्वाधिक लंबाई है चिली। चिली का राजधानी सैंटियागो है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में बहुत खूबसूरत सड़कें हैं यहाँ की। और कहता है कि प्रधान या मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? तो देशांतर रेखा को कहा जाता है, देशांतर रेखा को कहते हैं। और किसके आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है? तो यह देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है ना, देशांतर रेखा के आधार पर, है ना, किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला जो टॉपिक है, अभी हम लोगों ने जो पहला टॉपिक किया ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, 1-2 प्रश्न, है ना, यहाँ से पूछ ही जाते हैं। तो एक प्रश्न आपका 100% यहाँ से रहेगा ही रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, है ना। आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर एक बार इसको शेयर करिए, है ना। बहुत जोर शोर से आप लोग मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। और जो भी कुछ ऐसा रह गया, है ना, जब भी लगता है कि शायद हम समझ नहीं पाए हैं, एक बार कमेंट्स में ज़रूर, है ना, बताइएगा। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम उसको समझा सके आपको, है ना, ताकि आपका किसी भी प्रकार से कोई कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझने में प्रॉब्लम होगा तो ये साइंस की तरह है, ज्योग्राफी, फिर दिक्कत करेगा, है ना, फिर दिक्कत करेगा। इसीलिए एकदम बेहिचक जो भी आता है मन में कि भाई हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, लोग क्या सोचेंगे, छोड़ दिए, रिजल्ट हो जाएगा तो लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अभी जो है ना, लोगों की आंखों में आप खटकते होंगे, ये कुछ नहीं है, बेरोजगार है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत सारी बातें हैं, क्या बहुत सारी बातें हैं। तो उन सारी बातों को भूल करके सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए, रिजल्ट पे फोकस करिए, ठीक है। तो आपने अपने साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसको एक बार शेयर करिए, है ना। लाइक कमेंट्स बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, अच्छा लगता है, हम पढ़ते हैं ताकि हमको भी पता चलता है कि क्या कमी रह गया, है ना। उस कमी को आगे हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।